Hello, I'm Umesh Tripathi and we are learning the concepts of fundamental analysis. In this video, we are going to learn what is sectoral analysis and why is this important to us as an investor. यहाँ पे हम सीखेंगे कि सेक्टरल एनालिसिस के कितने डिफरेंट अप्रोचेज होते हैं टू इवेल्युएट डिफरेंट सेक्टर्स, सेक्टर स्पेसिफिक फ्रेमवर्क्स एंड वैल्यू चेन्स क्या होते हैं एंड वेरिएशंस विद इन सेक्टर एनालिसिस. सेक्टरल बेस्ड एनालिसिस की जब भी हम बात करते हैं तो वी आर एक्चुअली एनालाइजिंग अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी, बी इट बैंकिंग सेक्टर और आईटी सेक्टर और एनी काइंड ऑफ सेक्टर. एक्चुअली सेक्टर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक इकोसिस्टम, जहाँ पे हम इन सेक्टर्स के स्पेसिफिक ट्रेंड्स को पता करते हैं, इनकी ओवरऑल एनालिसिस करते हुए हम अपॉर्चुनिटीज, रिस्क्स एंड फाइनेंशियल्स की स्टडी करते हैं. इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ द मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स इम्पैक्ट within a particular sector, the businesses within a particular industry group. So basically sector based analysis help us identify the high growth sectors, जहाँ पे हम opportunities ढूंढते हैं कि किस तरह के sectors में हाई ग्रोथ रहने वाली है आने वाले 5 से 10 सालों में. इट बेसिकली एड्स द बिजनेसेस इन बेंचमार्किंग परफॉर्मेंस एंड अलाउज द पोर्टफोलियो मैनेजर्स टू डाइवर्सिफाई इंटेलिजेंटली. अब हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे कितने अप्रोचेज हो सकते हैं फॉर द सेक्टरल बेस्ड एनालिसिस. सो इवेल्युएट डिफरेंट सेक्टर्स, वी कैन आइदर गो फॉर द टॉप डाउन अप्रोच और द बॉटम अप अप्रोच और इवन कॉम्परेटिव सेक्टर एनालिसिस, जहाँ पे हम डिफरेंट सेक्टर्स के एनालिसिस करते हैं एंड ट्राई टू फाइंड आउट विच सेक्टर इज गोइंग टू परफॉर्म बेटर इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ एंड डिसाइड अकॉर्डिंगली. इसके साथ ही साथ हम स्वॉट अप्रोच भी ले सकते हैं, जहां पे बेसिकली सेक्टर लेवल स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स की एनालिसिस करते हैं. टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच के बारे में हमने पिछली वीडियोस में डिस्कशंस कर रखे हैं. टॉप डाउन अप्रोच में पहले हम इकोनॉमी की ओवरऑल स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की स्टडी करते हैं, उसके बाद हम सेक्टर की एनालिसिस करते हुए अल्टीमेटली वी कम डाउन टू द एनालिसिस ऑफ द कंपनी ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर. वहीं पे जो बॉटम अप अप्रोच होता है, बॉटम अप अप्रोच में बेसिकली हम इसका उल्टा करते हैं. हम फोकस करते हैं स्ट्रॉन्ग कंपनीज. वी डू नॉट फोकस ऑन द सेक्टर्स फर्स्ट इन द बॉटम अप अप्रोच एंड वी टेंड टू फिगर आउट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज which have been performing well in the past in terms of overall revenues and profitability, and we tend to figure out whether this performance will continue in the coming 5 to 10 years. जब भी बात आती है सेक्टरल बेस्ड एनालिसिस की, तो कई तरह के सेक्टर्स के लिए डिफरेंट फ्रेमवर्क्स एंड वैल्यू चेन्स होते हैं which help us to figure out the overall performance of the sector. So these frameworks are basically designed in a way that it helps us to analyze the structure, performance and strategy of company in a particular industry. It basically helps us to identify key value drivers, growth factors and the risks associated with the particular sector that we are analyzing. And moreover, it also reflects the overall functioning and competitiveness of each sector that we are analyzing, क्योंकि हर तरह के सेक्टर्स अपनी तरीके से परफॉर्म करते हैं एंड द रेवेन्यूज आर बेस्ड ऑन डिफरेंट सर्टेन मॉडल्स विच वी कैन स्टडी फॉलोइंग दीज फ्रेमवर्क्स. यहाँ पे कुछ सेक्टर के सर्टेन स्पेसिफिक फ्रेमवर्क्स हैं जिनका कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो इससे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि किन सेक्टर्स के लिए किस तरह के फ्रेमवर्क्स इस्तेमाल किए जाते हैं. सो बेसिकली सेक्टर स्पेसिफिक फ्रेमवर्क्स की अगर हम बात करें तो बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए मोर ओवर कैमल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे कैपिटल, एसेट मैनेजमेंट, अर्निंग्स, लिक्विडिटी एंड सेंसिटिविटी की बात की जाती है. वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग में पोर्टर्स वैल्यू चेन का इस्तेमाल किया जाता है, लीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सिक्स सिग्मा which helps us to identify the strength and growth potential of the companies in basically manufacturing sector. इसके साथ ही साथ रिटेल एंड FMCG की बात करें तो वी हैव 4 P's and 7 P's of the marketing. Inventory turnover cycle, it basically is an important factor when we are assessing the overall retail and FMCG sector. When it comes to the IT and technology sector, we have agile, DevOps, maturity models, digital capability framework, and talking about the healthcare sector, we have patient journey mapping,
WHO health system frameworks. So these frameworks basically help us identify the overall functioning as well as the performance so that we can figure out the growth potential for the coming years. ठीक है, वैल्यू चेन की अगर हम बात करते हैं तो वैल्यू चेन इज बेसिकली अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज दैट अ कंपनी डज टू ब्रिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम द कंसेप्शन स्टेज टू द डिलीवरी एंड बियॉन्ड. यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए आईटी सेक्टर की कंपनी है. नाउ आईटी सेक्टर कंपनी हैज अ सर्टेन क्लाइंट फॉर whom it gathers certain requirements and based on the requirements it performs the project and hands it over to the client. After successful handing over of the project it actually helps the company or the client with services. जहाँ तक ओवरऑल वैल्यू चेन की बात है, there are two parts of the value chain. Primary activities which actually takes care of the inbound logistics, operations, outbound logistics, marketing and sales services. Support activities are basically the infrastructure, HR management, technology development and the procurement. So basically अगर हम बात करते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, तो वहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से पहले there is something called procurement. So company has to procure the raw materials that are required for manufacturing those products. In that process this support activities is the one that comes into play. So value chain is nothing but a process of input, production, output and distribution and sales. Sector specific value chain is important when we are analyzing the overall sectors. So यहाँ पे कुछ important sectors की value chain जो है हम discuss कर लेते हैं. So talking about the agriculture sector value chain, so here we have something called input supply wherein the required materials are collected. Then comes the farming and after harvesting there is something called processing and ultimately it is about marketing and रिटेल. सो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या प्रोसेस होता है फ्रॉम फार्मिंग प्रोसेस टू हार्वेस्टिंग एंड अल्टीमेटली मार्केटिंग, ये वैल्यू चेन से हमें समझ में आता है. टॉकिंग अबाउट द आईटी सेक्टर, एज वी डिस्कस्ड, द आईटी सेक्टर वैल्यू चेन इज सिंपल. इनिशियली client requirement gathering is done wherein we do the requirement gathering of certain client for whom we are going to deliver a certain product or service, and then we do the project scoping. So under the project scoping we basically define what kind of tools or frameworks are we going to use for the development. After this we do the development activities and then after testing the deployment is done at the client side. So after deployment there are certain instances जहाँ पे support की भी जरूरत पड़ती है. ठीक है, इसके साथ ही साथ we have to basically focus on the delivery efficiency, skilled workforce, offshore and onshore model when it comes to the IT services sector. ठीक, इसके साथ ही साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, खासतौर पे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की, देन हियर कम्स द डिजाइन. इनिशियली देयर हैज टू बी अ सर्टेन फ्रेमवर्क व्हिच इज यूज्ड फॉर डिजाइन. देन कम्स द कंपोनेंट सोर्सिंग, प्रोक्योरमेंट जब हम करते हैं कंपोनेंट्स की डिजाइन फेज के बाद, जहां पे हमें पता होता है कि किस तरह के कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करना है मैन्युफैक्चरिंग के लिए. उसके बाद हम करते हैं असेंबली. So basically after assembly there is something called quality control that we need to perform, and after the manufacturing phase there is something called distribution wherein the products goes to certain clients or customers, and then the after sales services are taken care of. ठीक, तो यहाँ पे हम फोकस करते हैं बेसिकली सप्लाई चेन पर, ऑटोमेशन पर, कॉस्ट कंट्रोल पर, क्योंकि मोस्टली जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं दे फेस द इशू ऑफ सप्लाई चेन और द कॉस्ट कंट्रोल पार्ट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज they require different parts from different companies. They do not manufacture on their own, and if there is a cost change in the parts that they are going to use to manufacture the product, there will be certain sales or revenue changes in their statements. ठीक, ई कॉमर्स सेक्टर की अगर हम बात करें तो बेसिकली ई कॉमर्स सेक्टर इज अ डिफरेंट सेक्टर जहां पे इसकी जो वैल्यू चेन है दैट इज ऑल्सो स्लाइट डिफरेंट कंपेयर टू द अदर सेक्टर्स. यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है. अब नाउ ई कॉमर्स सेक्टर लाइक कंपनीज लाइक विच आर सेलिंग द प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, सो दीज कंपनीज एनीवेज विल बी हैविंग their own products. They will be having the products in warehouse ready to be sold, but they will focus on the product listing. So once the products are listed on their website, they are ready to be sold, and after that order management is necessary wherein
the order from the customers is taken care of. Warehousing comes into picture, wherein the orders which are being placed are moved from the warehouse for delivery, and after the delivery रिटर्न्स और सपोर्ट इज टेकन केयर ऑफ. सो यहाँ पे जो फोकस होता है मोस्टली वो लास्ट माइल डिलीवरी जो होती हैं उन पे फोकस होता है. जो यूआई या यूजर इंटरफेस होता है उस पे फोकस होता है. यूआई शुड लुक गुड एंड इंट्यूटिव. यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि अगर जस्ट इन केस मान लीजिए एक कंपनी है जो कि ई कॉमर्स सेक्टर से बिलोंग करती है, उसका जो रिटर्न रेट है वो ज़्यादा हो जाए तो ऐसे में कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट्स हो जाता है. So these are the few examples, few sectorial examples that we took for explaining the value chains. Different sectors के लिए value chains different होता है. These help us in overall analyzing the company. And जहाँ तक overall value chain की importance है, so value chain helps us identify the bottlenecks or the key players in the market or the competitive advantage and investment opportunities. Now let's talk about variations within sectors. एक ही सेक्टर में दो कंपनियां हैं, कंपनी ABC एंड कंपनी XYG. XYG इज अ लार्ज कैप कंपनी जिसका कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज़्यादा है. अब कंपनी ABC जो कि एक माइक्रो कैप कंपनी है, हैज़ डिफरेंट चैलेंजेस व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स, कन्विंसिंग द कस्टमर्स एंड गेटिंग न्यू कस्टमर्स फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट रेंज. बिकॉज ये जो ABC और XYG है दोनों सिमिलर सेक्टर से बिलोंग करती है, एंड सिंस XYG हैज बीन देयर फॉर लॉन्ग, दिस कंपनी हैज अ काइंड ऑफ मोनोपोली बिजनेस wherein the customers tend to buy their products. Now ABC is going to face challenges in this case. So we need to focus on the factors which influence the variation, because not all companies from same sector perform equally. So be it the size of the company or the market leadership or the geographical exposure or the product or service portfolio, based on these, different companies of the same sector can perform differently. So all in all, sectoral analysis is a critical tool when it comes to taking decisions for investment. It basically goes beyond the company level analysis and gives us macro perspective. Bottom line, always remember, always try to combine the financial ratios analysis of the companies along with the sectoral analysis. तो इस वीडियो में इतना ही. See you in the next video. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.